चाइना ने 19 मार्च की खबर उठाकर देखो, इसने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट को रोक दिया कि मैं फर्टिलाइजर नहीं बेचूंगा। देखो, एक तरफ तो आपको मैंने अभी क्या बताया कि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात खराब है, और इधर क्या कह रहा है चाइना, मैं नहीं बेचूंगा 19 मार्च को। यहां पर अभी ये जो खबर देख रहे हैं, रशिया ने हॉल्ट कर दिया कब, 24 मार्च को। 24 मार्च को रशिया, 19 मार्च को चाइना, दोनों ने बंद कर दिया। और इससे पहले 3 हफ्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद पड़ी है। आप समझ रहे हैं क्या हाल चल रहे हैं दुनिया में, जहां का सप्लाई आ रहा है वो बाधित हो रहा है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि दुनिया में और विशेष रूप से हमें यूरिया की कितनी जरूरत है, हम उसको समझने की आवश्यकता को महसूस करते हैं। तो देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा यूरिया कौन बनाता है, तो आंसर है चाइना, और नंबर 2 पर आता है भारत। बोले तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो हमें डिपेंडेंट रहना ही नहीं चाहिए। बहुत सही कह रहे हो, लेकिन हम सबसे ज्यादा यूरिया प्रोड्यूस करते हैं दूसरे नंबर पर, लेकिन सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वालों में भी हम सबसे ऊपर आते हैं। सेकंड नंबर पर भारत ही आता है कंज्यूम करने में। चाइना जितना पैदा कर रहा है उतना कंज्यूम भी कर जा रहा है, लेकिन भारत को इस चलते यूरिया मंगाना पड़ता है, और भारत सबसे ज्यादा यूरिया मंगाने वाले देशों में है। चाइना जितना प्रोड्यूस कर रहा है, कंज्यूम कर जा रहा है, 31% वर्ल्ड का पैदा करता है, 28 से 30% कंज्यूम करता है, तो भी 3% वर्ल्ड की कुल मात्रा का बेचने की स्थिति में होता है। तो यह तो हो गया आत्मनिर्भर। भारत की स्थिति क्या है, भारत 32 से 34 मैट्रिक टन प्रोड्यूस करता है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट कंज्यूम कर जाता है। ऐसे में भारत की निर्भरता इंपोर्ट पर ज्यादा हो जाती है, इसीलिए 8 से 10 मैट्रिक टन पर ईयर भारत को इंपोर्ट करना पड़ता है। 140 करोड़ की आबादी के भरण पोषण के लिए यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट में भारत का नंबर आ गया। यूरिया फिर बेचता कौन है, बेचने में सबसे ऊपर है रशिया, जिसकी क्या खबर पढ़ाई मैंने आपको, उसने एक्सपोर्ट रोक दिया है। उसने कहा सॉरी अभी नहीं बेचेंगे, क्यों, बोले हमारे यहां फसल बेचनी है। नंबर दूसरे पर सऊदी अरेबिया, क्यों नहीं बेच पाएगा, रास्ता रुक गया। इजिप्ट बचा एक, इधर बचा कतर। कतर में क्या हुआ, बम पटाखे आप ही ने फुटते देखे, बंद हो गया सारा काम। फिर ये अफ्रीकन देश है, फिर ईरान कोई लेना देना नहीं है, ओमान के साथ थोड़ा बहुत आप व्यापार कर पाओ। तो कुल मिलाकर अर्थ समझ पा रहे हो कि जो मेजर सप्लायर हैं उन्होंने बेचना बंद कर दिया। ये तो था यूरिया का हाल, यही लगभग अमोनियम नाइट्रेट का हाल। और आपको सबसे ज्यादा गुस्सा जिस पर आएगा वो है इस समय यूक्रेन। जिस समय दुनिया में फर्टिलाइजर संकट आ रहा है, दिखाई दे रहा है भाई साहब, लेकिन रशिया उसे बेचकर पैसे ना कमा ले, यूक्रेन वालों ने आज से 2 दिन पहले एक ड्रोन उड़ाया और उनकी उस फैक्ट्री पर चला दिया जो दुनिया का लगभग 11% अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस कर रहा था। वो फैक्ट्री ब्लास्ट हुई, जिसके वजह से अब मई तक वो फैक्ट्री सही नहीं हो पाएगी। तो अमोनियम नाइट्रेट इस पैदावार के सीजन में रशिया बेच नहीं पाएगा। ये कारनामा कौन करने में कामयाब हुआ, तो यूक्रेन वाले करने में कामयाब हुए। मतलब दुनिया में जिसको जितना ज्यादा रोकना है ना, दुनिया को तंग करना है, तो भाई साहब रशिया ने इस चलते अनाउंस कर दिया कि मैं अपने तरफ से अभी बेच नहीं पाऊंगा। फर्टिलाइजर प्लांट पर ड्रोन का हमला हुआ, जिसके चलते मई तक के लिए यह बंद कर दिया गया। यह 17 मार्च की खबर है। मतलब समझकर देखिए कि दुनिया को जहां जरूरत थी फर्टिलाइजर की, वहां पर प्लांट पर हमला करके उसको बंद करा दे। चलो भाई खत्म। फास्फोरस की बात करें तो यही सेम कहानी जो मैंने नाइट्रोजन की बताई। मैंने आपको बताया कि अमोनियम मतलब फास्फेट यूज किया जा रहा है, तो फास्फेट यूज किया जा रहा है, डीएपी यूज किया जा रहा है, डाई अमोनियम फास्फेट। तो अमोनिया का तो NH4 फिर से हाइड्रोजन, फिर से नेचुरल गैस, वो सारा की सारा डिपेंडेंसी यहां पर निकल कर आ गई। तो एक प्रकार से आप इससे भी समझ जाइए कि वैश्विक उत्पादन में फास्फोरस के लिए भी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब हम बना करके भी अपनी आवश्यकता पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। फिर बड़ा सवाल, तो क्या भारत सरकार इस बात पर कोई कदम नहीं उठाती क्या भारत ने कभी उत्पादन को बढ़ाने में प्रयास नहीं किए क्या? किए। 2023-24 में हमारा कुल फर्टिलाइजर उत्पादन 503 लाख मैट्रिक टन रहा, जो कि हमारे यहां पर जो मतलब रिकॉर्ड वृद्धि की तरह से देखा गया। लेकिन हमारा कंजप्शन जो है ना, वो 655 मैट्रिक टन पहुंच गया। ऐसे में हमारे पास उपयोग करने के लिए इंपोर्ट पर हमें निर्भर होना पड़ा, क्योंकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें फाइनली मतलब खूब बनाने के बाद भी बीते 10 सालों में भारत ने कम से कम 5 बड़े यूरिया के प्लांट लगाए हैं। भारत ने बहुत ज्यादा उस तरफ कदम बढ़ाए हैं, लेकिन पूरी तरह अभी भी आत्मनिर्भर हम नहीं हो पाए, क्योंकि फर्टिलाइजर का यूज भी बहुत ज्यादा इन दिनों होने लगा। इसके साथ साथ पोटेशियम की बात की जाए तो सबसे सेफ हालात में फिलहाल यही है, तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा मैं करूंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अभी निर्यात और आयात में कहीं कोई खास दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है साहब।
असर किस पर पड़ेगा? तो सबसे प्रमुख फसलों में असर पड़ने वाला है खरीफ पर। रबी तो अभी कटाई की स्थिति पर चल रही है, हमारे खुद के खेतों में अब मतलब गेहूं और सरसों कट के आ चुकी है। तो कुल मिलाकर के स्थितियां जो बिगड़ने वाली हैं, वो लगता है कि आने वाले समय में खरीफ की फसलों पर आपको उसकी स्थितियां देखने को मिलेंगी। अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो भाई साहब, भारत में जैसे चावल, गेहूं, दाल, फल है, इनका प्रमुख उत्पादन हो रहा है, और अगर वो बाधित होता है तो पूरी तरह से हमारी जीडीपी में जहां 16% तक योगदान कृषि का है, जहां 46% आबादी की आजीविका कृषि पर है, वो सीधी सीधी प्रभावित होती दिखती है। भारत 2014-15 में जहां 385 लाख मैट्रिक टन उर्वरक उत्पादित करता था, वो 23-24 में 503.35 लाख मैट्रिक टन उर्वरक उत्पादन करने लगा। इसमें हमने सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फिलहाल निजी क्षेत्रों की बढ़ते हुए देखी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आवश्यकता पूरी होना अभी बाकी है। भारत को जितना उत्पादन कर रहा है उसके अलावा भी मंगाना पड़ रहा है। 177 लाख टन भारत को फर्टिलाइजर बीते साल हमको इंपोर्ट करना पड़ा था। ठीक है, भारत अपने यहां पर यूरिया में 87% तक आत्मनिर्भर है, और एनपीके के अंदर हम बात करें डीएपी की, तो यहां पर सिर्फ 40% ही हमारी आत्मनिर्भरता है। पोटाश में हम 100% आयात पर निर्भर करते हैं। ठीक है साहब, तो ये वो फसलें हैं जो आपके नाइट्रोजन की वजह से प्रभावित होती हुई दिखेंगी। पहचान लें कि आपको कौन सी फसलें दिखाई दे रही हैं। तो सर, क्या भारत के लिए चिंता की बात है? तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा यूरिया का आयात दुनिया के अंदर हम मतलब सबसे प्रमुख आयातकों में लेकर खड़े हुए हैं, और हमारे लिए ही गैस की और अमोनिया की दिक्कत आकर खड़ी हुई है, तो निश्चित ही फर्टिलाइजर का क्राइसिस दिखना चाहिए। लेकिन इसके चलते देखिए, ये तो तय है कि भाई एलएनजी की सप्लाई बाधित हो रही है तो चीजें बाधित होंगी, लेकिन सरकार ने पहले से ही इसका पर्याप्त स्टॉक करके रखा हुआ था कि जब हमारी फसलों की आवश्यकता होगी तब तब हमारे पास स्टॉक होगा। यह हमारे कृषि मंत्री ने अपनी तरफ से साफ किया, कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग पहले से ही प्रिपेयर थे कि ऐसी स्थितियां हो, तो हमारे पास फर्टिलाइजर का स्टॉक खरीफ के लिए अच्छे से है। आज कृषि मंत्री ने आकर यह बात बोली। हालांकि फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता डाउन द लाइन और पड़ेगी, तो ऐसे में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को फिलहाल एलएनजी सप्लाई बाधित हो रही है, तो हो सकता है अभी असर ना दिखे, लेकिन दूरगामी अगर रास्ता नहीं खुला तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फर्टिलाइजर की सिचुएशन की अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर स्टॉक उपलब्ध है। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर जो है वो पूरी तरह ग्लोबल टेंडर्स के साथ वेल इन एडवांस बातचीत करके चल रहा है, और पर्याप्त मात्रा में हमने अपने पास में स्टॉक मार्च में ही इकट्ठा करके रख लिया है। तो ये तो मतलब विदेश मंत्रालय की तरफ से बात आई, और उन्होंने कहा कि भारत 86 लाख टन उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित वैश्विक समझौतों के माध्यम से कर चुका है। 177 पूरे साल में आवश्यकता पड़ती है, 86 की हमने पहले ही आधे साल में कर ली है। यह बात ऑलरेडी निकल कर आई। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने जब सदन को संबोधित किया कि इससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकते हैं, तो वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि फर्टिलाइजर बाधित हो सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में प्रधानमंत्री का हाल ही का भाषण उसी दिशा में जाकर के देखा गया था। ठीक है साहब, भारत के जो फिलहाल कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान दिया गया कि कृषि भाई बहनों को कोई दिक्कत नहीं है और कोई फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। इसका मतलब देश के अंदर पैनिक क्रिएट ना हो, यह जानकारी अब आपको रहना आवश्यक है। दुनिया में संकट है, यह बात भी पता रहे, लेकिन यह भी पता रहे कि ऑलरेडी उठाए गए कदमों के चलते देश में फिलहाल फर्टिलाइजर संकट नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आधी अधूरी खबर सुनकर अगर कोई अब तक यूरिया की थैली खरीदने निकल गया हो, रुक जाना, स्टॉक मत करना। अगर कालाबाजारी करोगे तो सरकार असेंशियल कमोडिटी एक्ट में उसे डाल देगी और फिर उसके ऊपर बड़ा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जरूरी है पैनिक ना क्रिएट करें। और रही बात इसकी कि फर्टिलाइजर का उपयोग अगर राशनिंग से हो, लोग इस तरह की समझ से करें कि हमारी जरूरत कितनी है उसके हिसाब से, क्योंकि देश की कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि हमारे कृषि में फर्टिलाइजर्स का उपयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है। इसीलिए मृदा परीक्षण, सॉइल टेस्ट प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मृदा परीक्षण टेस्ट के माध्यम से आवश्यक है कि आप भी अपनी जमीन का प्रॉपर टाइम से अपनी आवश्यकता पहचाने की जमीन को वाकई में कितनी जरूरत है और उसी के हिसाब से उत्पादन में विश्वास रखें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वैश्विक परिस्थितियां आपको पता रहे कि हालात क्या हैं, यह आपके सामने जरूरी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर अभी करना क्या है प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो यह हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।